आप सभी का स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट में जो इंग्लिश आती है और उस इंग्लिश के अंदर जो पैसेज आते हैं, जो कि कुल मिलाकर के 2 पैसेज आते हैं। 15 नंबर के होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन होता है। काफ़ी बच्चों के जो नंबर होते हैं इनमें बहुत कम नंबर रहते हैं, बहुत लेस नंबर मार्क्स आते हैं इनके। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है हमारा 2 पैसेज वाला 15 नंबर वाला पोर्शन अगर स्ट्रोंग हो जाता है तो हमारे जो नंबर हैं वो 7 से 10 नंबर तक हम अपने टोटल स्कोर के सी टेट के स्कोर में हम बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है पैसेज करने में, और इसी क्लास में आज हम सीखेंगे कि कैसे जो पैसेज आते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं। तो पैसेज कुछ काफ़ी बड़े होते हैं, उनमें दिक्कतें आती हैं। बहुत बड़े बड़े पैसेज होते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। जब तक हम पढ़ते हैं तो जो ऊपर वाला होता है वो जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो भूल जाते हैं। जब तक नीचे आते हैं स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पाती है, और फिर जो उनके आंसर्स हैं वो आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। वो उनको उसमें पैसेज में ढूंढते रहते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी दिक्कतें जिनको बच्चों को सामना करना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम्स का। तो कैसे जो ऐसे पैसे आते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, या कैसे उनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमारे आए, उसके बारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दिसंबर 2024 में सी टेट का पेपर हुआ था, उसके अंदर दिसंबर 2024 में जो सी टेट का पेपर हुआ था उसका हम लैंग्वेज 1 का इंग्लिश के जो पैसेज हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको हम करेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे ही जो आगे आने वाले अगर कोई बच्चा सी टेट की तैयारी कर रहा है या किसी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे भी पैसेज पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, उनसे हम उत्तर ढूंढ करके उनके आंसर करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस वीडियो में कि हम पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दिसंबर 2024 का लैंग्वेज 1 सी टेट का पेपर, यानी कि पेपर 1 का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे 91 से 99, क्योंकि ये पहला पैसेज होता है। इसके अलावा एक पैसेज और होता है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें इनको क्वेश्चंस को अ, पढ़ना है, रीड, और उसके आंसर हमें करने हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि भाई इतना बड़ा पैसेज है, हम इसको कैसे करेंगे, और कोई इसका शॉर्टकट तरीका हो तो वो हमें बता दीजिए। फिर इसके आंसर्स हमारे पास आएंगे, फिर उन आंसर्स को हम ढूंढेंगे तो जो उनके आंसर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं। क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, डीप ब्रीद लेकर के, बिल्कुल माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। इसको हम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे के पूरे पैराग्राफ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से हमें ये लगता है कि भाई पहली वाली स्टोरी जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको हम पहले एक बार गो थ्रू जाएंगे पूरी जो हमारा पैसेज है उससे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से फोकस होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे पूरी की पूरी स्टोरी को। तो फिर आपके पास आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन में आपको क्या है, एक ऐसी यूनिक जो वर्ड है वो आपको ढूंढना है। और जो यूनिक वर्ड होगा मतलब जो इसके अंदर आपको मिल सकता है, जिसके बारे में कुछ पूछा गया है, तो वो ढूंढना है, उसको रिलेट करना है जो आपके पास पैसेज आएगा, और उसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। तो जैसे ये वाला पैसेज है, इसको हम कैसे करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। और आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ में। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पहले पढ़ सकते हैं। आपको देखना है कि आपको ये कितना समझ में आया है, पहली बार में कितना आया है, फिर उसके बाद फिर दोबारा इसको पढ़िए, दोबारा कितना आएगा। अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप बिल्कुल आराम से काम माइंड से बिल्कुल फोकस करके एक बार में ही पढ़ते हैं तो आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि इसको अगर हम रीड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, श्री राम लागू वाज एक्टिंग इन ए प्ले स्टेज एट अंबरनाथ गांधी स्कूल। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आप साथ साथ कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं।
क्या था, श्री राम लागू वाज एक्टिंग, एक्टिंग कर रहा था इन अ प्ले, एक प्ले में, एक स्टेज पे, कहाँ पे, अंबरनाथ गांधी स्कूल, अंबरनाथ गांधी स्कूल है। ये वाली जो चीज़ें हैं आप इसको, या तो आप एक वाइट पेपर है या रफ पेपर है उस पर नोट कर लीजिए, साथ साथ पेपर के दौरान की ही जो है बातें, जो सावधानी है वो आप लोगों को क्या बरतनी है, वही उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में कि जो श्री राम लागू था वो एक्टिंग कर रहा था एक स्टेज पे प्ले में, और उसका कहाँ पे कर रहा था, अंबरनाथ गांधी स्कूल में कर रहा था। वी हैड मैनेज्ड टू गेट द टिकट्स फॉर द प्ले आफ्टर मच रनिंग अराउंड, यानी कि वी हैड का मतलब यहाँ पे दो बंदे हैं भाई, या दो से ज़्यादा बंदे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने मैनेज किया था टू गेट द टिकट्स, जो वो प्ले चल रहा था ना स्टेज पे, उसके लिए हमने दो टिकट अरेंज की थी, मैनेज की थी फॉर द प्ले आफ्टर मच रनिंग अराउंड, और इधर उधर भागने के भाग दौड़ के बाद उनको दो टिकट मिल गई थी। इसके बाद वो बोलता है कि वी लेफ्ट द हॉस्टल, यानी कि वो कहाँ पे रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, क्वाइटली आफ्टर ईटिंग डिनर इन द मैस, मैस हॉस्टल के अंदर होता है जहाँ पे खाना मिलता है, वहाँ पे इन्होंने डिनर लिया, रात का खाना लिया, और वहाँ से वो लेफ्ट हो गए, चले गए। इसके बाद द प्ले स्टार्टेड एट 9:30, जो प्ले का स्टार्ट होने का समय था वो 9:30 का था रात को, एंड इट वाज ऑलरेडी 9:15, और ऑलरेडी कितना हो गया था, 9:15 तो ऑलरेडी हो ही चुके थे, यानी कि दे वर गेटिंग लेट। अब आगे क्या कहता है, पाटिल एंड आई, देखो दो बंदे हैं यहाँ पे, क्लियरिफाई हो गया ना, यहाँ पे था वी था, तो यहाँ पे क्या है, दो बंदे हैं, कौन कौन है, पाटिल है एंड आई, यानी कि मैं, यानी कि जो इस प्ले के बारे में बता रहा है। रशिंग अलोंग द रोड टू द स्टेशन, जल्दबाजी में जा रहे थे स्टेशन की तरफ, ठीक है, रोड के साथ साथ। आगे, सडनली वी सा उपाध्याय जी, सडनली एक अचानक से उन्होंने किसको देखा, उपाध्याय जी को, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे, वो रोड से जा रहे थे स्टेशन की तरफ, यानी कि हॉस्टल से बाहर निकल चुके थे वे, और वहाँ से सामने से कौन आ रहे थे, उपाध्याय जी, कहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन से। ही हैड सीन अस, उसने हमें देख लिया था, ठीक है। महर्षि, वेयर आर यू ऑफ टू एट दिस टाइम, वो बोला कि महर्षि आप इस समय पे कहाँ जा रहे हो। ही सेड रीप्रोविंगली, उसने उसने क्या करा, उसने उनसे पूछा कि आप इस टाइम पे क्या जा रहे, कहाँ जा रहे हो, यानी कि एक बंदा महर्षि हो गया और दूसरा बंदा कौन हो गया, पाटिल हो गया। क्लियर। अब दो ही बंदे थे, दोनों के नाम मुझे पता लग गया, मुझे अंबरनाथ गांधी स्कूल का पता लग गया, ठीक है। और जो एक्टिंग कर रहा था उसका नाम श्री राम लागू था, स्टेज पे प्ले कर रहा था जो, और जो उपाध्याय जी थे उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो। तो वी लुक एट ईच अदर्स फेस, हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखा। सडनली पाटिल स्पोक अप, एकदम से पाटिल बोला, सर आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द था। वी आर गोइंग टू स्टेशन टू हैव सम टी और कॉफ़ी, को हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ तक सारी स्टोरी कनेक्ट हो पा रही है, और हमें ये भी पता लगा कि स्टोरी क्या चीज़ है, क्या चल रही है, ठीक है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ड्रिंकिंग अ कप, हम एक कप पीने के बाद वापस आ जाएंगे। वाई डोंट यू गेट टी एंड कॉफ़ी इन द मैस, तो जो उपाध्याय जी थे उन्होंने कहा कि आपने जो चाय और कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए थे वहाँ मैस से क्यों नहीं लिया, अपने हॉस्टल के मैस से। तो जवाब आता है, वी डू सर, बट टुडे देयर वाज नॉट एनी मिल्क इन द मैस, परंतु आज क्या था, आज मैस के अंदर कोई दूध मिल्क ही नहीं था। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द स्टेशन, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं। पाटिल इम्प्रोवाइज्ड, तो पाटिल ने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड, देखो एक ये वर्ड है इम्प्रोवाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्रोवाइज का तात्कालिक रूप से तैयार करके कोई बात बता दी जाते हैं, यानी कि बिना तैयारी के बनाया गया, एकदम से उसने बता दिया कि भाई हम तो ना इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दूध नहीं था मैस में। आगे बोलते हैं उपाध्याय जी क्या कहते हैं, उपाध्याय जी सैड कम विद मी, मेरे साथ आओ। भाई वो कह रहा है उपाध्याय जी तो मेरे साथ आओ, और वो ऑलरेडी लेट थे, 9:30 का जो प्ले था और 9:15 ऑलरेडी हो चुके थे। तो आगे क्या होता है, आगे बोलता है आई गेट यू सम कॉफ़ी, मैं आपको कुछ कॉफ़ी दूंगा। ही ब्रोट अस
टू हिज होम। तो उपाध्याय जी क्या किया, उपाध्याय जी ने क्या करा कि वो उनको अपने घर पे ले आया। द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है? छटपटाना, छटपटाना। देखो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा जो वोकेबलरी है उसको तो थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और जिसकी रिच वोकेबलरी होती है उसको पैसेज में दिक्कत नहीं आती है। तो जो उनकी जेब में क्या थी, जो टिकट्स थी वो छटपटा रही थी। द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्रीमिंग इन आर पॉकेट्स। ठीक है, वी कुडंट वर्क आउट हाउ टू गेट हिम ऑफ आर बैक्स। और हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू गेट हिम ऑफ बैक, उस जो उपाध्याय जी है उसको हम कैसे उसे पीछा छुड़ाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर सीटिंग अस इन द ड्राइंग रूम ही आस्क्ड हिज वाइफ। वो वापस मतलब अपने घर पे भी ले आया और ड्राइंग रूम पे वे बैठे हैं, और वो कहता है कि अपनी वाइफ को, हिज वाइफ टू मेक द कॉफ़ी एंड सेट ऑन द सोफा अक्रॉस फ्रॉम अस। कॉफ़ी ले आओ और कॉफ़ी बना दो, मेक द कॉफ़ी एंड सेट ऑन द सोफा अक्रॉस फ्रॉम अस, और यहाँ पे आके बैठ जाओ जहाँ पे, यहाँ पे सोफा रखा है इसके पास आके। तो एज सुन एज मिसेज उपाध्याय एंटर्ड द किचन आई गोट अप। जैसे ही जो मिसेज उपाध्याय थी, यानी कि उपाध्याय जो मिस्टर उपाध्याय थे जिन्होंने उनको रोक लिया था, उनकी जो पत्नी थी, जैसे ही वो किचन में एंटर करती है, आई गोट अप एंड सेड, अम्मा जी, वार्डन साहब इज बोदरिंग यू अननेसेसरी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ का और पता लगता है कि जो उपाध्याय जी थे वो क्या थे, वार्डन थे। किसके? हॉस्टल के वार्डन थे। वार्डन साहब इज बोदरिंग यू अननेसेसरी। ठीक है, तो अभी हमें उपाध्याय जी का भी पता लग गया कि उपाध्याय जी कौन कौन थे। तो ये कहता है कि आई विल मेक द कॉफ़ी। वो जो बंदा था वो खड़ा होता है और कहता है कि जो वार्डन साहब हैं आपको वैसे ही अननेसेसरीली आपको परेशान कर रहे हैं अम्मा जी, मैं बना लूँगा कॉफ़ी। शी वॉज प्लीज्ड टू सी मी। वो बहुत खुश थी मुझे देख करके। महर्षि, यू गो सिट, आप बैठ जाओ, आई विल मेक इट, मैं बना दूंगी उसको, कॉफ़ी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आई वेंट अप टू हर एंड विस्पर्ड। मैं वहाँ पे उनके पास गया और फुसफुसाया क्या, अम्मा जी, बोथ ऑफ अस वर गोइंग टू द गांधी स्कूल टू सी अ प्ले। उनके कान में आराम से कहा कि हम दोनों ना गांधी स्कूल में ना प्ले देखने के लिए जा रहे थे। वार्डन साहब वे लैड अस, रास्ते में मिल गए, एंड ब्रोट अस हेयर, और हमें यहाँ ले आए। सी हेयर आर द टिकट्स, देखो ये टिकट्स भी हैं हमारे पास। बट ही डज नॉट नो एनीथिंग, बट उनको नहीं पता है कुछ भी, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अम्मा जी एक्सप्लेन एग्जामिंड मी फ्रॉम हेड टू टो। अम्मा जी ने क्या किया, मेरे को ऊपर से नीचे तक एक बार घूर के देखा। आई सी, इज इट अ गुड प्ले, क्या ये अच्छा नाटक है? आई सेड, अम्मा जी, इट इज़ वेरी गुड प्ले, इट इज़ वेरी गुड। हाँ, ये बहुत ही अच्छा नाटक है। देन वाई डोंट यू गो, तो आप जाते क्यों नहीं? शी सेड विद अ लाफ, और हंसते हुए उन्होंने कहा, तो जाते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि हाउ कैन वी गो, वार्डन साहब वॉन्ट गिव अस परमिशन, वार्डन साहब हमें परमिशन नहीं देंगे। आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से उनके कान में कहा। शी केम इन टू द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में आई। लिसन, व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू। जो मिसिज उपाध्याय थी कहाँ पे आई, ड्राइंग रूम में आई, और उपाध्याय जी को बोला कि व्हाट काइंड ऑफ अ वार्डन आर यू, व्हाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो, आप जो बच्चे हैं उनको जाने क्यों नहीं देते, एंड हैव सम फन, और कुछ इनको मजा करने दो। तो फिर क्या होता है, गो महर्षि, बट डोंट बी टू लेट। तो क्या कहते हैं कि महर्षि आप जाओ परंतु ज़्यादा लेट नहीं होना है। तो ये हमारी क्या थी, ये स्टोरी थी, और सारी की सारी स्टोरी मुझे नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है, 91 मिस्टर उपाध्याय प्रोफेशनल रोल इन द इंस्टीट्यूशन वाज दैट ऑफ। ये क्वेश्चन आ गया पहला। ये हमारा पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 4 ऑप्शंस हमें मिलेंगे। ये सी टेट के लेवल 1 का दिसंबर 2024 का जो पैरा पैसेज पहला आया था, वो वाले बिल्कुल एज इट इज़ वही सेम चीज़ है, वही पैसेज है, उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं, और सारी स्टोरी हमने पढ़ ली है। अब जो इसके क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मिस्टर उपाध्याय प्रोफेशनल रोल इन द इंस्टीट्यूशन वाज दैट ऑफ, क्या थे वो, टीचर, हॉस्टल वार्डन, एडमिनिस्ट्रेशन, और
एडमिनिस्ट्रेटर और द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक बार में ही हम इसका आंसर निकाल लगा सकते हैं कि वो हॉस्टल वार्डन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। वी हैड मैनेज्ड, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस। आपको क्या बताना है कि जो वी हैड मैनेज ये वाला जो है इसमें कौन सा टेंस लग रहा है। तो देखो इसमें तो पूरे जो हमने अभी तक पैसेज पढ़ा पढ़ा है उसमें इसका कोई रोल भी नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, टेंस बताना है। वी हैड मैनेज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। और मेरे ख्याल से जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेज उपाध्याय रिसीव द बॉयज एट होम। जो मिसेज उपाध्याय थी उन्होंने जो बच्चे आए थे उनको कैसे रिसीव किया घर पे। शी रिसीव्ड देम कोल्डली, ठंडा था उनका जो जोश था। नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई। शी वॉज डिसप्लीज्ड विद द हर हस्बैंड फॉर ब्रिंगिंग देम होम। नो, डिसप्लीज भी नहीं थी वो तो। शी वेलकम देम, यस ये तो सही हो सकता है। अगला एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। शी वॉज अनहैप्पी, नहीं अनहैप्पी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारी स्टोरी हमें पता है। तो ए ऑप्शन क्या कहता है, द बॉयज हैड परचेज्ड द टिकट्स इन एडवांस। जो बॉयज थे उन्होंने टिकट को एडवांस में परचेज कर लिया था, बिल्कुल सही बात है। मिसेज उपाध्याय सपोर्टेड द बॉयज इन देयर इंडेवर, दो मिसेज उपाध्याय ने भी इनको दोनों को सपोर्ट किया था। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 94 का ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पैसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एक्सप्रेशन सिमिलर इन मीनिंग टू इम्प्रोवाइज्ड एज यूज्ड इन द मैसेज पैसेज। तो इम्प्रोवाइज्ड का मैंने आपको बताया था ना अभी, इम्प्रोवाइज्ड यहाँ पे आया था। उन्होंने ये रहा, ये देखो ये रहे, ये इम्प्रोवाइज्ड। और मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल बिना तैयारी के एकदम से भी हम अपने दिमाग में कोई चीज़ें है ना क्रिएट कर लेते हैं, उसको बता देते हैं। तो ये इम्प्रोवाइज्ड हो जाता है। टू मेक इट अप, टू डिक्लेयर, टू टेल द ट्रूथ, टू शाउट। नहीं, शाउट भी नहीं होता, ट्रूथ भी नहीं बताते, डिक्लेयर भी नहीं करते। तो टू मेक इट अप यानी कि इसको एकदम से ही बना देते हैं ना, कुछ भी झूठ मूठ में कुछ भी बोल देते हैं या कुछ बहाना बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला 96 पे देखते हैं क्या है, वाई वर द बॉयज स्नीकिंग अवे फ्रॉम द हॉस्टल। जो बॉयज़ हैं वो हॉस्टल से क्यों जा रहे थे, टू हैव अ स्टोल, टू प्ले फुटबॉल, टू वॉच ए मूवी, टू सी अ प्ले। तो टू सी अ प्ले इसका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी से हम जो इनके आंसर कर सकते हैं अगर हमें पैसेज अच्छे से समझ में आ गया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, क्या है, सही है या गलत है। ए, मिस्टर उपाध्याय मेट द बॉयज इनसाइड द हॉस्टल। क्या इनसाइड द हॉस्टल नहीं भाई, वो तो रोड पे मिले थे ना। अभी तो बताते हैं आपको कहाँ पे मिले थे। ये देखो, आई वॉज आई मिस्टर जे ये पाटिल एंड आई वर रशिंग अलोंग द रोड टू स्टेशन। रोड पे जा रहे थे, हॉस्टल में तो नहीं मिले थे, इनसाइड तो नहीं थे, बाहर थे वो। तो ये तो गलत है। अगला बी देखते हैं, द बॉयज वर ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द प्ले। तो जो वो ऑलरेडी, हाँ ये तो था कि भाई ऑलरेडी लेट हो रहे थे क्योंकि 5:30 का यहाँ पे इनका जो टाइम था प्ले का 5:30 था, बट वो ऑलरेडी 9:15 तो हो ही चुके थे। तो ऑलरेडी का मतलब तो वो लेट हो चुके थे। तो इसमें जो पहला है वो तो गलत है और दूसरा सही है। तो यहाँ पे ए इज़ ट्रू, नो ए इज़ नॉट ट्रू, ए बी इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स, यानी कि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मिस्टर उपाध्याय डू आफ्टर हियरिंग द बॉयज। उन्होंने क्या किया उपाध्याय जी ने जब, तो देखते हैं क्या किया। ही टॉक टू देम एंड वॉकड अवे, ही टूक देम होम फॉर कॉफ़ी, ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, ही अलाउड देम टू गो। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको घर पे ले आए थे कॉफ़ी पीने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है 99। द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्रीमिंग इन आर पॉकेट्स, वट लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अंडरलाइन आपको ये दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कि द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्रीमिंग का मतलब छटपटा रही थी जेब में, इन आर पॉकेट्स। तो व्हाट लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 1 2 3 4
पर्सोनिफिकेशन है, सिमिलाइल है, एलिटरेशन है, ऑक्सीमोरोन है। अ, एक बार तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके एक बार मीनिंग देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, यानी कि किसी भी जो अ, निर्जीव चीज़ है उसमें एकदम से क्या आ जाए, जान आ जाए, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग ही गया होगा कि जो टिकट्स थी वो हमारी निर्जीव होती हैं, तो और वो छटपटा रही थी, तो इसका मतलब उनके अंदर एक चेतना आ गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए था। बाकी स्माइल, SIMILE, स्माइल, ये क्या होता है? ये क्या होता है? कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। ठीक है, तो क्या कहते हैं? स्माइल, सिमाइल। क्या, अगर नंबर 3 पे की बात करते हैं तो ये कहता है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है, ये एक प्रकार से जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है ना, मतलब जो पहला अक्षर होता है, पहला जो अक्षर होता है वो सेम सेम होता है, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे इस टाइप के, तो इसको एलिटरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो के बाद इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ये हो सकता है कि ही बिल्ट अ बिग बोट, ही बिल्ट अ बिग बोट। देखो यहाँ पे बी 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 आ रहा है, तो इसको एलिटरेशन बोलते हैं। तो ऐसा तो इस अंडरलाइन में कुछ है ही नहीं। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? मोरोन होता है मतलब अपोजिट होती हैं ये वाली चीज़ें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट का मतलब, सुनने में, अगर हम सुनने तो नॉर्मली सुनते हैं, बट उसको अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो वो अपोजिट होती हैं बहुत एक दूसरे से। जैसे कि ओपन सीक्रेट, एक वर्ड आपने सुना होगा, ओपन सीक्रेट। सीक्रेट तो सीक्रेट ही होता है भाई, अब ओपन हो गया तो वो एक दूसरे के विरोधाभास में आ जाते हैं ना। ये भी बोल सकते हैं कि बर्निंग आइस, बर्निंग आइस, तो ये एग्जांपल है। या कान फोड़ू सन्नाटा भी बोलते हैं, इसी की बात करते हैं तो कान फोड़ू सन्नाटा, ये वाली चीज़ भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कोई भी निर्जीव चीज़ होती है उसके अंदर अगर चेतना आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो ये पहला पैसेज था 91 से 99, ये हमने आज डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे पैसेज को अटेम्प्ट करना है, बड़े काम तरीके से उसको अच्छे से समझना है, उसकी जो स्टोरी है उसको समझना है, और उसके हिसाब से हम आसानी से क्वेश्चंस को पूरे के पूरे मार्क्स हम बहुत आसानी से इनमें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे अच्छे जो है अपनी नौकरी में काम कीजिएगा। अगर लग जाते हैं तो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा काम होता है, उसमें हमें अपने आप को भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई? ओके, बाय। अब हम करेंगे नेक्स्ट पैसेज, बड़े ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये क्वेश्चन होंगे हमारे 100 से लेकर के 105 तक। तो अगर इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो अ, ये लिखा हुआ है, ओ व्हाट इज दैट साउंड, ये कैसी साउंड है, विच सो थ्रिल्स द ईयर, जो कि कानों को इतना थ्रिल्स कर रही है, इतना रोमांचित कर रही है। डाउन इन द वैली, ड्रमिंग ड्रमिंग, जो अगर हम डाउन देखते हैं, नीचे देखते हैं वैली से, तो ड्रमिंग ड्रमिंग की आवाज़ आ रही है। ओनली द स्कारलेट सोल्जर्स, क्या सिर्फ स्कारलेट सोल्जर्स, डियर सिर्फ स्कारलेट सोल्जर्स, द सोल्जर्स कमिंग, यानी कि क्या कह रहा है कि जो सोल्जर्स हैं वो आ रहे हैं, सोल्जर्स आर कमिंग। ओह व्हाट इज दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर, वो कैसी लाइट है जो फ्लैश कर रही है और जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। ओवर द डिस्टेंस ब्राइटली ब्राइटली, कुछ दूरी पर चमकीली चमकीली। ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स, डियर, जो वो लाइट है जो उनके जो वेपन है, जो उनके हथियार है, उन पे जो सूरज की जो रोशनी जो गिर रही है उससे जो लाइट आ रही है। एज दे स्टेप लाइटली, जैसे जैसे वो
धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है यहाँ हमसे मोटा मोटा अगर हमें आइडिया लगाए तो ये क्या है, कोई सोल्जर्स की टुकड़ी है वो आ रही है यहाँ पे, और उनके बारे में कोई कुछ ब्रेव टाइप की जो होते हैं ना बातें होती हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। ओ व्हाट आर दे डूइंग विद दैट, विथ ऑल दैट गियर, वो क्या कर रहे हैं सब यहाँ पे। व्हाट आर दे डूइंग दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग वो यहाँ पे सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। ओनली द यूजुअल मैनवर डियर और परहैप्स ए वार्निंग। क्या मैनवर का मतलब क्या होता है, मैनवर्स, मैनवर्स होता है अ, अपना कौशल दिखाना, अपनी पैतरेबाजी दिखाने के लिए आए हैं, और परहैप्स अ वार्निंग या किसी चेतावनी के लिए आए हैं। ओ वाई हैव दे लेफ्ट द रोड डाउन देयर, उन्होंने अपना जो रोड है वो क्यों लेफ्ट कर दिया है जहाँ पे वो जा रहे थे। वाई आर दे सडनली व्हीलिंग व्हीलिंग, एकदम से वो अ, यहाँ से क्यों चले गए हैं। परहैप्स चेंज इन द ऑर्डर्स, हो सकता है कि कोई जो उनको आदेश मिला हो वो चेंज हो गया हो। डियर वाई आर यू नीलिंग, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आप घुटनों के बल क्यों जा रहे हैं, नील का मतलब। ठीक है, तो ये एक पैरा था, हमने मोटा मोटा इसको पढ़ लिया है। इसमें कुछ सोल्जर्स के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम। फ्रॉम अ क्राउड स्ट्रीट, फ्रॉम रोम अ ग्रुप ऑफ कॉमन्स, फ्रॉम अ कॉन्टीजेंट ऑफ सोल्जर, रोम अ प्ले मार्केट प्लेस। तो ये तो साफ साफ पता है कि कॉन्टीजेंट है कोई सोल्जर्स की, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, बहुत आसान था ये तो। 100, क्वेश्चन नंबर 100 का थर्ड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, द पोएम प्रेजेंट itself as a conversation among the three person in a crowd, among a group of people, simile और बिटवीन टू पर्सन। देखो यहाँ पे अगर जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ये दो आदमी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन टू पर्सन। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो ये बातचीत चल रही है ये दो आदमियों के बीच बीच चल रही है, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को ये वाली चीज़ बता रहा है। क्लियर है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें लिखा हुआ है, विच लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन स्कारलेट सोल्जर। सिमिली, मेटोनिम, एलिटरेशन या ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे मैंने अभी इससे पहले वाला जो पैसेज था उसमें भी ये वर्ड यूज़ किया गया था, और इसका मैंने मीनिंग भी बताया था कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब आते हैं मेटोनिम। मेटोनिमी क्या होता है, ये होता है किसी वस्तु या विचार को उसके अपने नाम से ना बुला करके उसके किसी नियर बाई जो जुड़े हुए कोई चीज़ होती है ना उससे रिलेट करके बुलाया जाता है, तो उसको मेटोनिमी बोलते हैं। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। और उसके बाद नंबर 4 क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथय। ये क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथय, ये होता है स्थानांतरित विशेषण। ठीक है, कोई विशेषण स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर्ड कर दिया गया, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा ये क्या है, स्कारलेट सोल्जर्स। स्कारलेट सोल्जर विच लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन एक्सप्रेशन स्कारलेट सोल्जर्स। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ट्रांसफर एपिथ, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस में लिखी गई है ये, एल्गी है, एपिक है, बाल्ड है या लिरिक है। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी तो एक तरीके से कि कम किसी का ना शौक में होते हैं ना, तो बोला जाता है एल्गी। तो ये शौक वाली तो नहीं है, तो ब्रेवरी टाइप की है। एपिक भी नहीं है, ये महाकाव्य भी नहीं है। महाकाव्य जैसे हमारे महाभारत होते हैं, या उसके बारे में कोई उसका कोई पार्ट है, उसके बारे में कोई जैसे कर्ण के बारे में कोई वो चीज़ है, तो उसको एपिक बोल सकते हैं। बाल्ड क्या होता है, गाथा गीत। हाँ ये हो सकता है इसका आंसर, ये क्या होता है, गाथा गीत। यानी कि मैंने आपको बताया था ना ब्रेवरी के बारे में, ये जो सोल्जर्स हैं उनकी ब्रेवरी और जो उनके जो हथियार हैं ऐसे चमक रहे हैं उसके बारे में ये बताया गया है।
तो ये होता है, और लिरिक तो होता है जो बोल होते हैं ना, किसी गीत के बोल होते हैं, वो तो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स। राइम है इसके अंदर, यहाँ पे ईयर है, एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे ईयर है ना, पहले लाइन में ईयर है, फिर ड्रमिंग है, फिर डियर है, यानी कि ईयर डियर से मिल गया, और ड्रमिंग कमिंग से मिल गया। ऐसे ही क्लियर डियर से मिल गया, ब्राइटली लाइटली से मिला, गियर डियर, मॉर्निंग वार्निंग, देयर डियर, विलिंग नीलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो ए बी सी तो नहीं है यहाँ पे, ए है, उसके बाद बी है, फिर ए है, फिर बी है। ऐसे ही ए बी है, ऐसे ही यहाँ पे ए बी है, ये ए बी और ये ए बी है। ठीक है, इसको एक दो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन, उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए बी के हिसाब से इसकी जो राइमिंग है वो बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया है, व्हाट इमोशनल स्टेट डज नीलिंग रिफ्लेक्ट। इसका क्या मतलब है? नीलिंग रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। नंबर 1 इंडिफरेंस, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 एंग्जाइटी, या नंबर 4 जुबिलेशन। तो अगर इंडिफरेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। ये उदासीनता तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी इसमें। ठीक है, उसके बाद एंगर तो सबको पता ही है, एंगर क्या होता है, गुस्सा होना होता है। एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी होती है कि बेचैनी होती है, हो जाती है ना बेचैनी, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। और ये क्या है? जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है ये एक तरीके से होता है कि ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ सक्सेस, किसी सक्सेस की वजह से हमें हैप्पीनेस जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो ये था ना, वाई आर यू नीलिंग, वैसे तो क्या होता है, नी का मतलब होता है घुटना, घुटनों के बल हो जाते हैं, यानी कि घुटनों के बल हो जाते हैं। वाई आर यू नीलिंग, यानी कि आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं, का क्यों घबरा रहे हैं, वापस क्यों क्यों जा रहे हैं वो सारे के सारे। यहाँ लास्ट वाले में ये क्या थे, ये वापस जाने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने का मतलब एग्जाइटी से रिलेट करता है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंग्जाइटी। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो पैसेज है हम उनको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो कंटेंट है, जिस तरीके से हमने बताया है आपको, ऐसे ही आप लोगों को इसको क्वेश्चन जो होते हैं पैसेज वाले, इनको अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियाँ बिखेरते रहिए। थैंक यू।